Move that the bill further to amend the Central Goods and Services Tax 2017 be taken into consideration. Honorable Deputy Speaker, sir, I rise to move that the bill further to amend the Integrated Goods and Services Tax Act 2017 be taken into consideration. Honorable Deputy Speaker, sir, I rise to move that the bill to amend the Union Territory Goods and Services Tax Act 2017 be taken into consideration. Honorable Deputy Speaker, sir, I rise to move that the bill further to amend the Goods and Services Tax Compensation to States Act 2017 be taken into consideration. Honorable Deputy Speaker, the GST has been passed with the unanimous support and cooperation of all the state governments and the union government, and is truly an example of cooperative and collaborative federalism at its very best. भारत में संघीय ढांचे की कई बार चर्चा होती है, कई बार विषय निकलता है कि भारत में संघीय ढांचा और मजबूत किया जाए, पर मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मौका आया हो जब संभवतः संघीय ढांचे का टेस्ट किया गया और जीएसटी को जिस खूबसूरत तरीके से, जिस अच्छे सरलता से पूरे देश ने स्वीकार किया, जिस प्रकार से जीएसटी काउंसिल ने अभी तक काम किया, मैं समझता हूँ ये पूरे देश को एक मापदंड बना है। Honorable Speaker, sir, the country has seen for the first time ever the union government and all the 36 states and union territories come on one page and approve all the process, procedure, policy, law, rates, the entire framework of GST collectively. No, I mean, see, in that time, your time comes, you can speak at that time. Collaboratively, everything has been finalized with the unanimous approval of all the states and union territories and the central government. Honorable Deputy Speaker, sir, to my mind, this is an historic and a watershed moment in India's economic history. भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस कई वर्षों से लगे हैं, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, जिसको बाद में वैट बोला जाता था, अलग अलग ड्यूटीज, सेस, हर प्रकार से मेरे ख्याल से टैक्सेस देश में कलेक्ट होते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में। ऐसे 40 टैक्सेस, 40 इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेस और टैक्स को मिला के सम्मिलित करके एक कानून बनाने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जो अरुण जेटली जी के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल ने किया है, वो वास्तव में सराहनीय है। कई बार विषय निकला कि जीएसटी के कानून में परिवर्तन क्यों करा जा रहा है। मैं समझता हूँ इतना जब बड़ा कानून देश में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ और सभी देश के राज्यों के साथ मिलजुल के और लगभग सभी ने सबमिट किया कि इस जीएसटी काउंसिल की प्राथमिकता रहनी चाहिए और जीएसटी काउंसिल जो जो निर्णय ले सर्वसम्मति से लिए जाए और वो निर्णय फिर कार्यान्वित करने का काम लोकसभा पार्लियामेंट का भी है, सभी स्टेट लेजिस्लेचर्स का है और मिलजुल के कैसे ये गुड एंड सिंपल टैक्स बन सके, इसके लिए हम सब ने प्रयत्न किया है, आगे भी करते रहेंगे। कोशिश ये रही है कि उपभोक्ताओं के ऊपर बोझ कम हो, कोशिश ये रही है कि जो व्यापार करते हैं, जो उद्योग चलाते हैं, उनको भी कंप्लायंस बर्डन कम हो, सरलता से वो अपना काम कर सके। इस दिशा में लगातार लोगों से फीडबैक लेना, लोगों की बातें सुनना, समझना, लोगों के कहने के हिसाब से अपने पूरे सिस्टम को पुनः विचार करना और फिर जीएसटी काउंसिल में पेश करके इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है जिससे देश की इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर के जो सिस्टम्स है, लॉज है, प्रोसेस है, ये सरल हो और उपभोक्ता के और व्यापार के हित में हो। ये करने के लिए जो पिछली जीएसटी काउंसिल 28वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग नई दिल्ली में हुई, उसमें कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय, एक प्रकार से ऐतिहासिक रूप में इसका कंप्लायंस सुधारना, सरलता लाना, कई रेट्स में टैक्स घटाना,
ये सब निर्णय 28वीं मीटिंग में लिए गए। मैं सदन को ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 29वीं मीटिंग में हमने लघु और मध्यम वर्गीय जो इंडस्ट्री MSME इंडस्ट्री है उसके लिए खास तौर पे चिंता करते हुए देश भर से जो MSME के विषय आए उसके ऊपर एक विशेष बैठक की और उस विशेष बैठक में MSME के संबंधित जो GST विषय है वो सभी के समक्ष रखे गए। बहुत विस्तार से चर्चा हुई, सबने अपने अपने विचार रखे और उसके बाद एक कमेटी का गठित किया गया जो आगे MSME के क्षेत्र में भी और अधिक किस प्रकार से रेट्स हो, किस प्रकार से प्रोसेस हो, प्रोसीजर हो, इस सब के ऊपर चिंता करने वाली वो बैठक हमने की। सभी माननीय सदस्य को जान के खुशी होगी और मैं तो समझता हूँ मेरे विपक्ष के मित्रों को भी खुशी होगी क्योंकि वो भी उसमें समक्ष थे जिस प्रकार से एक वर्ष में लगभग 384 वस्तुओं में और 68 सर्विसेज के दरों में कमी की गई है पिछले एक वर्ष में। ये अपने आप में पहला ही वर्ष GST का। लोगों को चिंता थी टैक्स कलेक्ट होगा, पर्याप्त होगा, कमी पड़ेगी, सब चिंताएं थी, लेकिन जिस समझदारी से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलकर इस GST काउंसिल में फिटमेंट किया, रेट्स का फिटमेंट करने के बाद GST के सिस्टम को देश भर में लागू किया और जिस सरलता से टैक्स की जो दरें हैं उसको हम कम करने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में टैक्स कलेक्ट कर पाए, ये अपने आप में एक प्रकार से ऐतिहासिक है। और ये जो लगभग 452 गुड्स और सर्विसेज में टैक्स कम किया गया है, ये भी मैं समझता हूँ किसी देश में किसी ने सोचा नहीं था। और अभी जो पिछली मीटिंग में हुआ उसमें तो खास तौर पे लघु उद्योग पे ध्यान दिया गया। जो शिल्पकार हैं, शिल्पकारों की चिंता की गई। मूर्ति बनाते हैं वुड की, क्ले की, स्टोन की, उसको कर मुक्त किया गया। कोटा स्टोन के विषय में राजस्थान में काफी चिंता थी, लोगों को परेशानी लगती थी। कोटा स्टोन को क्लैरिफाई कर दिया कि जब तक वो फिनिश प्रोडक्ट पूरा प्रोसेस पॉलिश नहीं होता है तब तक वो सिर्फ 5% टैक्स रेट में रहेगा। ये एक प्रकार से बहुत वर्ष भर इसके ऊपर राजस्थान में चिंता चली हुई थी। खास तौर पे जो टेक्सटाइल का क्षेत्र है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में देश भर में लोगों को उत्साह भी था कि GST आ रहा है, एक अच्छा सामान्य दर देश भर में बन रहा है, लेकिन कुछ उनकी चिंताएं थी। 100% टेक्सटाइल के क्षेत्रों की चिंताओं को इस GST काउंसिल ने सॉल्व किया, उनकी सहमति से सॉल्व किया और सभी प्रदेश की सरकारें और केंद्र सरकार ने आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक ऐसा मैसेज दिया है कि अब आप तेज गति से प्रगति करिए, देश में नए रोजगार के अवसर बनेंगे, देश तेज गति से एक्सपोर्ट कर पाएगा टेक्सटाइल के क्षेत्र में और उनको पूर्ण रूप से 1 अगस्त के बाद जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बच भी जाता है छोटे व्यापारी का, छोटे उद्योग का, उसको उसका रिफंड मिलने की सहूलियत कर दी गई है। मैं समझता हूं कि ये दरों में सिर्फ कमी करने का काम इस GST काउंसिल ने नहीं किया, लेकिन पिछले एक वर्ष में लगभग 186 वस्तुओं पे और 99 सर्विसेज को पूर्ण रूप से कर मुक्त कर दिया। 186 गुड्स एंड 99 सर्विसेज यानी 285 गुड्स और सर्विसेज पूर्ण रूप से हमने GST मुक्त कर दिया, 0 टैक्स। और इसमें खास तौर पे महिलाओं को बड़ी चिंता रहती थी सैनिटरी पैड्स के बारे में। मुझे खुशी है सदन को बताते हुए कि सैनिटरी पैड्स के ऊपर भी पूर्ण रूप से 0 कर दिया गया है GST को। वास्तव में इसमें और भी बहुत इंटरेस्टिंग इश्यूज है जिसको कर मुक्त किया गया। हाँ, इस वर्ष हम महात्मा गांधी जी के 150 वर्ष जन्म के 150 वर्ष का समारोह बनाने जा रहे हैं। सबको जान के खुशी होगी कि चरखा तक को हमने कर मुक्त कर दिया, 0 टैक्स।
हस्तशिल्पकार जो हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत सारे सहूलियतें इस जीएसटी काउंसिल में दी गई। एक बड़ा अच्छा प्रसंग हाल ही में आने वाला है, वो है राखी का। और आप सबको जान के खुशी होगी कि राखी को भी अभी टोटली टैक्स फ्री कर दिया है। राखी भी कर मुक्त हो गई है, 0 टैक्स हो गई है। प्रोसीजर्स के बारे में भी कई बार चिंता रखी जाती थी और मैं सदन को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। एक माननीय अरुण जेटली जी ने 1 जुलाई को एक पोस्ट किया था ब्लॉग, और एक प्रकार से हम सबको जो जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं राज्यों से केंद्र से, हम सबको एक संदेश माननीय अरुण जेटली जी ने हमें दिया। 1 जुलाई को उन्होंने कहा, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। Key areas of future action will include further simplifying and rationalizing the rate structure and bringing more products into the GST. I am confident that once revenue stabilizes and the GST settles, the GST Council will look into these carefully and act judiciously. I repeat, the GST Council will look into these carefully and act जुडिशियसली। मैं समझता हूँ ये उनका संदेश, ये उनका मार्गदर्शन और ये उनका दिखाया हुआ रास्ता कि कैसे जीएसटी काउंसिल ने काम करना चाहिए कि सब विषयों पे गंभीरता से गहराई में जाके सोचो, विचार करो, और जो देश हित में, जो जनहित में, जो उपभोक्ता हित में, जो व्यापारी हित में, जो उद्यमी हित में, उन निर्णयों को जल्द से जल्द करो, विलंब मत करो। और मैं समझता हूं जो 21 जुलाई को मीटिंग में निर्णय हुए वो श्री अरुण जेटली जी के मार्गदर्शन में और उनके सानिध्य से जो निर्णय लिए गए, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब ने मिलके पूर्ण रूप से सर्वसम्मति से सब निर्णय लिए, ये एक प्रकार से आगे के लिए भी देश को और ज्यादा उत्साहित करता है जीएसटी में जुड़ने के लिए। उल्टे मीटिंग खत्म होने के बाद 27 जुलाई को अरुण जेटली जी ने एक और ब्लॉग लिखा था और वो भी मैं सदन के समक्ष पेश करना चाहूंगा। एंड आई कोट, द अदर आइटम्स आउटसाइड द लग्जरी सिम गुड्स कैटेगरी आर सीमेंट, एयर कंडीशनर्स, large screen televisions and a handful of others. Hopefully, with further expansion of revenues, these few items may also witness a change of category. मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा संदेश माननीय अरुण जी ने दिया। जो बात प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कई बार रख चुके हैं कि जितना ज्यादा कंप्लायंस होगा, जितना ज्यादा लोग ईमानदार व्यवस्था से जुड़ेंगे, जितना ज्यादा फॉर्मलाइज होगी भारत की अर्थव्यवस्था, उतना ज्यादा हमारे हाथ मजबूत होंगे, उतनी ज्यादा संभावना होगी कि टैक्स के रेट्स कम किए जाए, उतना ज्यादा लोगों के ऊपर ये जो चीजें सामान्य आदमी के काम की है, मध्यम वर्गीय लोगों के काम की है, उसमें टैक्स के रेट कम करने की हमारी सहूलियत बढ़ेगी। और जो 21 जुलाई को कई सारे मध्यम वर्ग के आइटम्स को कम किया गया, वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स, छोटे स्क्रीन के टेलीविजन, ऐसे पेंट जो घरों में पेंट करते हैं, ऐसे कई सारे वस्तुओं को जो 28% से 18% किया गया। हमने सिर्फ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को उद्देश्य नहीं रखा है जीएसटी। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का उद्देश्य शायद 1-2 सरकारों का हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार और लगभग सभी सरकारें इस बात में सहमत थी कि हमें उपभोक्ता की चिंता करनी है। कम दर जहां जहां होंगे उधर कंप्लायंस सुधरेगा, लोग ज्यादा टैक्स देने में उत्साहित होंगे, और हमारा विश्वास है कि आगे चल के जैसे जैसे कंप्लायंस बढ़ता है, फॉर्मलाइज होती है इकोनॉमी, वैसे वैसे देश में जीएसटी रेवेन्यू भी बढ़ेगा और देश के आगे का जीएसटी का सिस्टम और सिंपल होते रहेगा, रेट्स रैशनलाइज हो जाएंगे, और जो थोड़े बहुत आइटम अभी भी 28% में रहते हैं जो सामान्य आदमी को लगते हैं, उसको भी जल्द से जल्द कम करने की हमारी अपेक्षा है और उसी
दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी का सिस्टम स्टेबलाइज हो और टैक्स कलेक्शन आगे चल के बढ़े। मुझे और एक बात पे आज सदन का ध्यान लाना है, वो है प्रोसीजर्स के संबंध में। एक देश भर में छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग को थोड़ा फील होता था कि जीएसटी का प्रोसीजर और सरल हो जाए तो हमें और सहूलियत मिले। जीएसटी काउंसिल इज वेरी रिस्पॉन्सिव टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो फीडबैक आते हैं, और मुझे स्वयं को मौका मिला, मैंने लगभग 19 देश के प्रमुख सेंटर्स में बातचीत की, व्यापारियों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ, उद्योगों के साथ, उद्योग के मर्चेंट चेंबर्स, कॉमर्स एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए फेडरेशन और इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ, और चर्चा करके इसमें से 7 जगह मैं स्वयं गया। मैं जयपुर गया, मैं रायपुर गया, मैं मुंबई गया, भोपाल गया, नागपुर गया, कलकत्ते गया, अलग अलग जगह स्वयं जाने का भी मुझे मौका मिला। 12 जगह मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की। इन 19 स्थानों से जो फीडबैक आया उस सबको मैंने जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखा, और मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पे, उनके मार्गदर्शन से, माननीय अरुण जेटली जी के मार्गदर्शन से हमने गेम चेंजिंग रिफॉर्म प्रोसीजर्स में भी जीएसटी काउंसिल में करने में सफलता पाई है। आप सबको ध्यान होगा कि रिफंड के बारे में काफी लोगों को चिंता रहती थी। हमने अभी तक 3 पखवाड़े किए, 15-15 दिन के 3 पखवाड़े, और आज लगभग देश में किसी को रिफंड की समस्या नहीं। यहाँ तक के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको तो हमने कहा, अगर आपका रिफंड 10 लाख से कम है, आप सेल्फ सर्टिफाई कर दो, आपको रिफंड मिल जाएगा। जिन एक्सपोर्टर्स का रिफंड 10 लाख से अधिक है, हमने कहा अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट दे दो और आपको रिफंड मिल जाएगा, फिर ऑडिट के समय उसको देख लेंगे। तो एक प्रकार से पूरी तरीके से प्रक्रियाओं को सरल बनाना और लोगों को तकलीफ ना हो, ये करने का काम इस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी और अरुण जेटली जी के आदेश पे, उनके मार्गदर्शन पे, और सभी राज्यों को साथ में सम्मिलित करके जीएसटी काउंसिल द्वारा किया है। उसमें कई बार ये विषय निकलता था कि फॉर्म्स की प्रक्रिया को भी और सरल किया जाए। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि कई बार जब छोटे लघु उद्योग एमएसएमई सेक्टर कहते थे कि हमको प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो जो डिटेल्ड रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस था जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3, उसको हमने रोक लिया, उसको अभी लागू नहीं किया। उसके बदले एक बड़ा ही सरल फॉर्म जीएसटीआर 3 भी इंट्रोड्यूस किया, और 3B के तहत बहुत कम डिटेल्स देके लोगों को सहूलियत मिल जाती है। फिर जो कॉम्पोजिट डीलर्स हैं, 1 करोड़ रुपए तक जो व्यापार करते हैं या जो जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, उन सब के लिए हमने क्वार्टरली रिटर्न कर दिया। उन सबको हमने मंथली, उनको पेमेंट तो वैसे 1% ही करनी है अपने टर्नओवर की टैक्स की, लेकिन क्वार्टरली रिटर्न कर दिया। फिर भी लोगों के मन में इच्छा थी कि इसको और सरल किया जाए, तो इसके ऊपर एक पूरी कमेटी बैठी, बड़े डिटेल में हमने सब फॉर्म्स के सिस्टम स्टडी किए, और सदन को और सभी माननीय सांसदों को जान के खुशी होगी कि अब एक सिंगल पेज फॉर्म बना दिया है, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए वेबसाइट पर डाल दिया, और आगे चल के हमने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जीएसटी रिटर्न्स में किए हैं। सबसे पहले तो जो व्यापारी 0 सेल्स और 0 परचेज करते, शायद जीएसटीआर नंबर लिया है लेकिन उनको कोई सेल्स या टर्नओवर नहीं है, कुछ परचेज नहीं है, उनको तो मात्र अपने फोन पे एसएमएस डाल के अपना रिटर्न भर दें। सिर्फ फोन के ऊपर, एसएमएस के ऊपर उनका रिटर्न मान लिया जाएगा, एक भी कागज नहीं भरना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक ट्रेड की डिमांड थी कि सभी जो 1.5 करोड़ तक के व्यापारी हैं उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की सहूलियत दी जाए। हमने विभाग में भी, सरकार में भी
और फिर राज्यों से भी सलाह की कि भाई क्या किया जाए, क्या सभी को 1.5 करोड़ की तक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने दिया जाए। तो आपको जान के खुशी होगी, और मैं कई ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन मीटिंग्स में बाद में गया, वो कहते हैं आपने तो हमने जो मांगा उससे भी अधिक दे दिया। हमने 5 करोड़ रुपए तक अब क्वार्टरली रिटर्न का प्रावधान किया, 5 करोड़ रुपए तक। उससे देश के 93%, 93% जो देश के जीएसटी पे करने वाले व्यापारी अथवा उद्योग के लोग हैं, वो सबको अब सिर्फ क्वार्टरली टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। 93% of the GST payers have to file a quarterly return. मंथली अपना टैक्स भरेंगे, लेकिन रिटर्न सिर्फ क्वार्टरली भरेंगे। मैं समझता हूँ ये दर्शाता है कि कैसे जो माननीय प्रधानमंत्री जी पहले दिन से कह रहे हैं ये गुड एंड सिंपल टैक्स बनेगा, और ये गुड एंड सिंपल टैक्स बनने की दिशा में आज जो 4 कानून में बदलाव लाए जा रहे हैं, ये उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। जो ये निर्णय लिए, इसी प्रकार से कॉम्पोजिट स्कीम कानून के हिसाब से 1 करोड़ तक की हो सकती, अब हम कानून में बदलाव ला रहे हैं कि इसको भी बढ़ा के 1.5 करोड़ रुपए तक लेके जा सकते। तो 1.5 करोड़ तक जब भी जीएसटी काउंसिल अप्रूव करे, कॉम्पोजिट डीलर की तरह उनको 1% टैक्स भरना पड़ेगा, और आगे चल के बहुत सरल हो जाएगा उनके टैक्स देने की प्रक्रिया। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी डिमांड ये थी कि कॉम्पोजिट डीलर्स को कभी कभी थोड़े सर्विस देने पड़े। समझो मैं पंप बेचता हूँ, अब पंप का जो इंस्टॉलेशन है वो सर्विस है, पंप का हिस्सा नहीं है। तो मैं छोटे मोटे ऐसे सर्विस दूं तो वो फिर मैं कॉम्पोजिट टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकता। उसके लिए भी हमने कानून में बदलाव किया है जो आपके समक्ष है, कि छोटी मोटी जो सर्विस कोई प्रोवाइड करे, मात्र 10% टर्नओवर का हो या 5 लाख तक हो, तो उनको भी हम कॉम्पोजिट स्कीम में जाने दें, जिससे वो छोटे जो व्यापारी हैं छोटा मोटा रिपेयर करें, छोटा मोटा इंस्टॉलेशन करें, तो उसको कॉम्पोजिट स्कीम में जाने से रोका ना जाए। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोसीजर में बदलाव इस कानून के द्वारा हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से एक और विषय जिसकी बहुत चिंता रहती है वो थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। छोटे व्यापारी चिंतित थे कि हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डे टू डे प्रॉब्लम्स आए। हम छोटा मोटा कुछ सामान खरीदते हैं, उसमें रिवर्स चार्ज कैसे चार्ज करें, रोज अकाउंट रखना पड़ेगा, उसके रिटर्न्स भरने पड़ेंगे, समय पे टैक्स नहीं पे किया तो कार्रवाई होगी, सामने वाला टैक्स नहीं पे करता है तो जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। अलग अलग प्रकार से तकलीफ, सहूलियत लोगों को देने के लिए और लोगों को समझ आ जाए कि कैसे किया जाए, तो कानून में बदलाव लाया जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल आगे निर्णय कर सकती है कि किस रूप में और कब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लाना है या नहीं लाना है। इसका प्रावधान भी इसमें लाया गया, काउंसिल को और अधिकृत किया गया। लेकिन जब तक सबको जीएसटी पूरी तरीके से समझ में नहीं आ जाए, कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, सितंबर 2019 और 15 महीने के लिए हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को रोक दिया है, अबेयंस में रखा है, डिफर कर दिया है। इसी प्रकार से कई छोटे राज्यों ने लिमिट 10 लाख की रखी थी, जो लिमिट के ऊपर टैक्स देना पड़ता। ऐसे कुछ राज्यों में वो लिमिट अब 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख करी जा रही है, जिससे छोटे उद्योग, छोटे उद्यमी, छोटे व्यापारी को सहूलियत हो जाएगी। तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड, ऐसे 6 राज्यों को, और यहाँ पे जो माननीय सदस्य इन राज्यों से आते हो जरूर अपने प्रदेश में जाके बताएं कि आप वहाँ पे 10 लाख के बदले 20 लाख रुपए का
उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, GSTR से मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ आइटम्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, मैंने अभी अभी बताया टेक्सटाइल के आइटम्स में नहीं मिलता था, वो भी अब उनको मिलने लगेगा और उसका रिफंड भी मिलने लगेगा। इसी प्रकार से कुछ और आइटम्स हैं जो शेड्यूल 3 ऑफ द CGST एक्ट में, उसमें अधिकांश आइटम्स पे अब हमने ऑप्शन दिया है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए दिया जा सकता है, ऐसा प्रावधान भी इसमें किया गया। अलग अलग प्रकार से जो जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, गाड़ियों का, वेसल्स, एयरक्राफ्ट का, इस सब पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट और अधिक मिल सके, इसके प्रावधान आज के कानून में लाए गए। एक और विषय आता था, समझो किसी का एक व्यापार उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लखनऊ में भी है, मेरठ में भी है, आगरा में भी है, बनारस में। अब अलग अलग जगह व्यापार चल रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक ही होती थी, उससे उनको तकलीफ होती थी, रिकॉर्ड रखना, कंपाइल करना, रिटर्न भरना, तो एक ही नंबर में उनको तकलीफ होती थी। तो अब हमने ऑप्शन दिया कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अलग अलग जगह पे एक कंपनी ले सकती है, एक ही स्टेट के अंदर। तो अगर उत्तर प्रदेश में 6 जगह उनका काम है या राजस्थान में 8 जगह काम है, तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकती है, लेकिन टर्नओवर के लिए और टैक्स के लिए वो सब सम्मिलित करके एक साथ उनका टैक्स कलेक्ट किया जाए। जो हमने सरल फॉर्म, बहुत एक पेज का फॉर्म सरल बनाया है, उसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए वेबसाइट पर डाला है, लेकिन उसके लिए भी जो कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस प्रावधान और एक्ट और लॉ में करने हैं, वो इन लॉज में किए गए हैं और उन चेंजेस को करे बगैर ये सरलता हम देश के उद्योग, देश के व्यापारियों को दे नहीं पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब सर्वसम्मति से सभी राज्यों ने, केंद्र ने मिलकर देश के उपभोक्ताओं को कम करके टैक्स करना, कम टैक्स देना, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम सैनिटरी पैड जैसे, मूर्ति जैसे, राखी जैसे, उसमें 0 टैक्स किया है और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया है, जिससे लोगों को आसान हो जाएगा और ये सिंपल टैक्स होगा। उसमें मैं समझता हूँ विपक्ष के मेरे साथी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और कानून पास करने में एक प्रकार से विलंब करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रोकने की, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको अपील करूंगा कि देश हित के काम में आप जिस प्रकार से बाधाएं ला रहे हैं, ये जनता देख रही है, जनता देख रही है आपका स्वरूप, जनता देख रही है आप कैसे अच्छे काम में बाधा ला रहे हो, जनता आपका दोगला रूप देख रही है कि GST काउंसिल में कुछ और बाहर कुछ और ये जो दोगलापना है, ये जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी, जनता कभी टॉलरेट नहीं करेगी कि टैक्स कम हो रहे हैं, प्रोसीजर सिंपल हो रहे हैं और आप उसमें बाधाएं डाल रहे हैं। ये किस प्रकार का न्याय है देश के साथ? और आप सोचिए जनता को आप किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं, जनता को आप क्या बताना चाहते हैं कि आप टैक्स रेट ज्यादा चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं गरीबों पे टैक्स ज्यादा लगे, क्या आप चाहते हो कि अमीर लोगों के टैक्स कम हो, गरीब पे ज्यादा बढ़े? मैं मंशा नहीं समझ पा रहा हूँ आज के इस आपके बाधा डालने के, किस प्रकार से आप देश को क्या बताना चाहते हैं। मैं समझता हूँ GST मात्र एक नेतृत्व, एक निर्णायक नेतृत्व ही ला सकता था और उसका परिणाम है कि जो टैक्स जसवंत सिंह जी ने 14 साल पहले, 15 साल पहले जिसकी बात की थी, 15 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, जब आप भी मंत्री थे सर, उस समय जो गुड एंड सर्विसेज टैक्स की कल्पना लाई गई थी, जिसको आपकी सरकार 8 वर्ष में पास नहीं कर पाई लाने के बावजूद, 2006 से आपने शुरू किया, लेकिन देश को विश्वास नहीं था आपके ऊपर, देश को विश्वास नहीं था कि आपकी नीयत कैसी है, देश को भरोसा नहीं था कि वास्तव में राज्यों का हित आप प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इससे आप पास नहीं कर पाए। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने वो विश्वास दिलाया, वो पूरे राज्यों को साथ में लिया, सबको सर्वसम्मति से हर कानून को पारित किया, सबके सर्वसम्मति से कानून में बदलाव लाया, रेट्स कम किए, सिंप्लीफाई करे प्रोसीजर्स। मैं समझता हूँ उसका श्रेय आपको लेने का आज मौका है। साथ में हम तो श्रेय में आपको सम्मिलित करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि देश सोचे कि सिर्फ हमने अच्छा काम किया, हम तो आपको भी अच्छे काम में सम्मिलित करने तैयार हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि अच्छे काम में आप सम्मिलित नहीं होना चाहते तो फिर जनता आपको जवाब देगी, समय पे जनता जवाब देगी। मुझे लगता है कि सिर्फ एक निर्णायक नेतृत्व ही जीएसटी को इसलिए पारित कर सका क्योंकि उनकी नीयत साफ थी, क्योंकि वो प्रदेशों को नुकसान ना हो उसके लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार थे, क्योंकि उनका सीना चौड़ा था कि देश का व्यापारी और देश का उपभोक्ता ईमानदार है। हमारा दृढ़ विश्वास था कि हमारे उपभोक्ता और हमारे व्यापारी पूर्ण रूप से इस नए टैक्स को स्वीकार करेंगे, पूर्ण रूप से हमारे साथ रहेंगे, पूर्ण रूप से इसको सफल बनाएंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी और अरुण जेटली जी ने जो इतना परिश्रम करके इस देश को एक सरल और अच्छा टैक्स देने का प्रयास किया, काम किया, उसी के फलस्वरूप आज जीएसटी रेवेन्यूज भी अच्छे हैं, पर्याप्त मात्रा में रेवेन्यूज है। हर एक राज्य को 14% सुनिश्चित किया गया, 14% गारंटी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी CAGR 14% उनके इनडायरेक्ट टैक्स में। कई राज्यों में तो सर उतना आता भी नहीं, कई राज्यों का ग्रोथ 4, 5, 6, 7% होता है। उसके बावजूद मोदी सरकार को ये कॉन्फिडेंस था कि देश के व्यापारी, देश का उद्योग, देश के उपभोक्ता इस ईमानदार और इस सरल व्यवस्था को सराहना करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। उस विश्वास को आज देशवासियों ने सिद्ध किया, सच साबित किया। और मैं आज सदन से ये आवाज पूरे देश तक देना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ सभी माननीय सदस्य मेरे साथ पूरे देशवासियों को 125 करोड़ भारत के देशवासियों का धन्यवाद करना चाहेंगे, भारत के हर उस उपभोक्ता का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने जीएसटी को अपनाया, जिन्होंने हमें मदद की कि हम और टैक्स के रेट कम करते रहे, जिन्होंने इस टैक्स को कलेक्ट करने में हमें सहूलियत दी। हर छोटे व्यापारी, हर लघु उद्योग का हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो MSME सेक्टर इस नई व्यवस्था के साथ जुड़ा, इस नई व्यवस्था को अपनाया और टैक्स की कलेक्शन भी पूर्ण रूप से पर्याप्त हुई, जिसके कारण आज देश को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फिस्कल डेफिसिट भी जो हमने पहले तय किया था, उस फिस्कल डेफिसिट के अंतर्गत ही टैक्स के कलेक्शन हो रहे, अच्छे हो रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के ये जीएसटी का जो उदाहरण है, जो विश्व में और कोई देश ने, इतने बड़े कोई देश ने आज तक इस प्रकार से जीएसटी लागू करने का साहस नहीं किया। ये सिर्फ भारत है और भारत के 125 करोड़ लोग हैं, ये भारत के 1 करोड़ व्यापारी और उद्योग जगत के लोग वही हैं जो ये चीज करने का साहस रखते हैं। और मैं समझता हूँ ये पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे भारत ने इसको सफल बनाया। और मैं आज ही के अखबार में पढ़ रहा था, कल के अखबार में, कि IMF ने जो अभी नई रिपोर्ट निकाली है उसमें कहा है इंडियाज इकोनॉमी इज एन एलिफेंट दैट स्टार्टिंग टू रन। भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से दौड़ रही है। और फिर IMF कहता है India's economy is on track to hold its position as one of the world's fastest growing economies according to the International Monetary Fund। हम जो एक काम कर रहे हैं
और आज जो इस सदन पारित करेगा जीएसटी में परिवर्तन, उसकी भी बड़े रूप से सराहना आईएमएफ ने की है। आईएमएफ कहते हैं कि भारत ने अपने आप को ऐसा सक्षम बनाया है कि आज भारत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नेतृत्व दे रहा है। भारत की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तेज गति से प्रगति कर रही है और जो 7.3% इस वर्ष का विकास की दर का अनुमान है, 7.3% जो इस देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होने का अनुमान इस वर्ष, अगले वर्ष वो बढ़ के 7.5%। ये आईएमएफ के प्रोजेक्शन है, हमारे नहीं है। मेरा तो मानना है हम इससे भी अच्छा करेंगे, लेकिन आईएमएफ के प्रोजेक्शन में कहते हैं कि भारत अब विश्व की जो आर्थिक ग्रोथ है, जो विकास है, उसका 15% सिर्फ भारत से आता है। सिर्फ भारत विश्व के आर्थिक विकास का 15% हिस्सा आज भारत बन गया। हम सुनते थे एक जमाना था जब भारत पूरे विश्व में सोने की चिड़िया मानी जाती थी। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत सोने की चिड़िया बनना चाहता है। आईएमएफ का रिपोर्ट आई तो आईएमएफ की रिपोर्ट में और एक बात देश पूरे विश्व को बताई। आईएमएफ कहता है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के जो निर्णय है उसकी सराहना देखिए आईएमएफ कैसे करता है। जो 4 वर्ष भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जो महत्वपूर्ण फैसले किए, जो आधारभूत परिवर्तन लाए भारत की अर्थव्यवस्था में, जो नए नए कानूनों से भ्रष्टाचार मुक्त बनाया भारत, जैसे काला धन में प्रहार किया, उसके लिए आईएमएफ क्या कहते हैं? आईएमएफ कहते हैं स्टेबिलिटी ओरिएंटेड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्रेस ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कंटिन्यूज टू बेयर फ्रूट। आईएमएफ कहते हैं कि जो भारत को मजबूत बनाने का काम, जो भारत को स्टेबल बनाया, जो भारत की अर्थव्यवस्था में बल दिया है, जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी सुयोजक तरीके से, बड़ी ऑर्गेनाइज फैशन से ग्रो कर रही है, जो हमने पॉलिसीज लाए, जो कानून लाए, उसमें जो तेज गति से आधारभूत परिवर्तन, जो रिफॉर्म हो रहा है, उससे फायदा आज भारत को और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को। और आप सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म एंड परफॉर्म। तो हम ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं भारत को, हम रिफॉर्म भी कर रहे हैं भारत को, और हम परफॉर्म करके दिखा रहे हैं जो आप कभी नहीं कर पाए। आपने तो 65 साल में देश को गरीबी में डाला, आपने 65 साल में देश की अर्थव्यवस्था खराब की, आपके समय में भारत में महंगाई सबसे ज्यादा थी, आपके समय में विकास की दर घट के 4-5% आ गई थी, आपके समय में देश में जो वित्तीय घाटा था वो 6.5% हो गया था, आपके समय में जो भारत के विदेश मुद्रा है वो घट के कम हो गई थी। ये सब सुधार का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और आप सबको भारत की जनता ने देखा है किस प्रकार से आप इस देश को विकास से रोकना चाहते हैं, किस प्रकार से आप देश को अस्थिर बनाना चाहते हैं, किस प्रकार से आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। और मैं समझता हूँ ये आपकी विफलता रही कि आप जो निर्णय इतने वर्ष नहीं कर पाए, वो निर्णय करने का साहस मोदी सरकार ने, मोदी जी ने था, जो आपकी निहत्ती सरकार में कभी हो ही नहीं सकता, कभी आप कर ही नहीं सकते। आईएमएफ की रिपोर्ट और भी
IMF की रिपोर्ट बताती है कि जो नियर टर्म मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है वो बहुत फेवरेबल है। जो इस आज के दिन भारत की अर्थव्यवस्था में काम चल रहा है वो देश के लिए बहुत अच्छा है, फेवरेबल है। और उसमें वो किसानों की भी बात है। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए काम किया, इतने वर्षों तक जो किसान त्रस्त था, जो किसान चाहता था कि हमें सही मूल्य मिले, सही दाम मिले, वो काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, भारतीय जनता पार्टी ने किया। आखिर पहली बार एक सरकार ने 1.5 गुना लागत का देने का जो वादा इस देश ने भारत के किसानों से किया था वो पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं कल हाउस में मैंने स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट परसों पढ़ी थी। माननीय MS स्वामीनाथन ने जो कि NRC जो नेशनल कमीशन बनी थी फार्मर्स की, उसने 2006 में ये फैसला दिया, ये सुझाव दिया 2006 में सभापति महोदय के किसानों को 1.5 गुना लागत का मिलना चाहिए। ये सरकार ने 2006 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार और उनके मित्र दलों ने 8 साल तक किसानों को वंचित रखा, सही किसानों के साथ छल किया, किसानों के साथ बेवफाई की। लेकिन ये मोदी जी की सरकार थी जिसने स्वामीनाथन कमीशन को इम्प्लीमेंट किया और इसका सर्टिफिकेट हमें इनसे नहीं, हमें स्वामीनाथन जी ने स्वयं सोमवार को अपने लेख में दिया और अपने लेख में टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा कि मुझे दुख है कि सिर्फ पिछले 4 साल में ही अच्छा काम हुआ, 8 साल खराब कर दिए गए। लेकिन 4 साल में जो काम हुआ वो किसान हित था, देश हित था, उपभोक्ता हित था। और अब स्वामीनाथन जी को विश्वास है कि अब देश सही रास्ते पर चल रहा है, किसानों के हित में चल रहा है। मुझे सभापति महोदय अभी तक याद है, एक दिन मुझे सेंट्रल हॉल में स्वामीनाथन जी मिल गए थे। पूर्व सांसद थे, मेरे साथ हाउस में भी रहे और मैंने स्वामीनाथन जी को बड़े विनम्रता से पूछा, कि स्वामीनाथन जी मैं मिलना चाहता हूँ, आप जरा मार्गदर्शन दीजिए कि हम कैसे इस देश के किसानों की हित कर सकते। मैंने कहा बेटा सिर्फ आप मेरी रिपोर्ट पढ़ लो, इसमें सब कुछ लिखा है। और मुझे आज हर्ष से कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस रिपोर्ट को लागू करके आज देश के किसानों का हित। ये तो बड़े बड़े नेता आज बेल पे घूम रहे हैं और उसके लिए उनके पास और कोई चारा नहीं। सर अब तो क्या है, इनके कितने नेता बेल पे हैं वो गिनना भी मुश्किल हो गया, पता नहीं चलता कौन अंदर है कौन बाहर। अभी देश के पास कोई चारा नहीं है, चारा की भी बात नहीं कर सकते, चारा करेंगे फिर उनके ऊपर आएगा। मैं कहना चाह रहा था कि देश के पास कोई चारा ही नहीं है, पर इनको अपना मुख्य दिखाना, इनको सही जगह बिठाना। और पिछले चुनाव में तो 44 में आ गए थे, अब अगली बार पता नहीं देश की जनता चाहे 4 लाए चाहे 6 लाए, मुझे नहीं मालूम, अलग अलग आंकड़े हो सकते। लेकिन जिस प्रकार से देश के साथ बेवफाई कांग्रेस से की है और बार बार करती है, और जो कानून तय करने में इनके भी मंत्री सम्मिलित थे, कांग्रेस के भी मंत्री इस कानून को फाइनल करने में थे, फिर भी इस प्रकार का व्यवहार मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर एक बार आपसे विनम्र विनती करूंगा कि आप ये देश हित के काम में बाधा ना डालें और देश हित के काम में सरकार के साथ खड़े होकर उसके श्रेय में, नहीं तो